जी, मुझे मुजाहिद बेलवी कहते हैं। सहाफ़त में कोई 4 दहाई से ऊपर हूँ। स्क्रीन पर 2 दहाई से आवाज़ें लगा रहा हूँ। 10,000 से ज़्यादा शो किए, सैकड़ों हज़ारों कॉलम भी लिखे। लेकिन अब ये ख्याल आता है कि स्क्रीन और प्रिंट एक हद तक महदूद हो गए हैं, या पाबंदियों के सबब आप वो सब कुछ बात नहीं कह पाते। आप बोलते रहे, आप बोलते रहे। आप पाब दोबारा शुरू करें। हाँ, बोलते जाने रहे। तो कोई हर्ज नहीं है। क्यों करें? दोबारा शुरू। जी। जी, मुझे मुजाहिद बेलवी कहते हैं। सहाफ़त की पुरखार वादी में कोई 4 दहाई से हूँ। इलेक्ट्रॉनिक यानी स्क्रीन पर आवाज़ कोई 2 दहाई से लगा रहा हूँ। 5,000 से ज़्यादा शो किए, सैकड़ों की तादाद में कॉलम लिखे। लेकिन इधर कोई साल भर से ज़्यादा ये एहसास होने लगा है कि प्रिंट और स्क्रीन के ज़रिए वो बात नहीं पहुंचनी चाहिए जब मुझे अब इस उम्र के इस पहर में खुलकर करनी चाहिए। इसीलिए सहारा लिया सोशल मीडिया का। मैं ये भी कहता चलूँ कि सोशल मीडिया को कोशिश की जा रही है कि उसे मुतनाज़ा बनाया जाए, और बहुत बहुत सारी फेक न्यूज़ भी होती हैं। लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जो जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, कि जो भी ये बात मैं कहूँगा पूरे एतमाद और एतबार से करूँगा, और जो लोग इसको चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा हॉट टॉपिक 6 जजों का वो ख़त है जो 25 मार्च को लिखा गया। पाकिस्तान में आम तौर पर जब जब फौजी हुकूमतें आती रहीं, बदकिस्मती से हमारे जुडिशरी ने उस पर मोहर सख्त की। जस्टिस मंसूर कादिर की तो मिसाल दी जाती है, लेकिन अमली तौर पर अयूब खान जब आए तो उनको भी पूरे 10 साल तक जुडिशरी ने आज़ाद छोड़ा। याह्या खान जैसे हुक्मरान, यानी उसूलन तो ये होना चाहिए था कि 62 के आइन के तहत अयूब खान को इक़्तिदार स्पीकर को मुंतकिल करना था, लेकिन वो स्पीकर के बजाय याह्या खान को मुंतकिल कर दिया गया। और इस सिलसिले में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मौजूद है। ग़ालिबन जब अयूब खान के आखिरी दिन थे तो मेट्रोपोल कराची में एक तकरीब में शिरकत के लिए आए। और ये भी बताते चलूँ कि अयूब खान साहब और हुक्मरानों की तरह ड्रिंक्स करते थे, लेकिन उनके सेक्रेटरी लिखते हैं कि उस दिन वो सीधे मेट्रोपोल के बार में गए और उन्होंने डायरेक्ट 3 पैक 1 2 3 लिए। चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने कुछ लड़खड़ाती ज़बान में खिताब किया, और उसी रात उनको दिल का दौरा पड़ा। ये खबर याह्या खान जो अयूब खान के मुखालिफ तहरीक के हवाले से सरगर्म थे उन तक पहुँची, तो उसके बाद 24 घंटे में याह्या खान ऐवान सदर का संभाल चुके थे। याह्या खान को इक़्तिदार मुंतकिल हुआ, उनके होते हुए सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान हुआ। अलमिया है कि चाहे मलक कतर जहाँ हुए जनरल रानी उस वक्त ऐवान सदर में दादे ऐश दे रहे थे, और हमारे उस वक्त के तमाम फौजी जनरल में से किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसको रोकता कि मशरक़ी पाकिस्तान में लाखों लोगों का खून बह रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। बाद में याह्या खान को गासिब ठहराया गया जब वो नहीं था, वो भी आसमा जहांगीर मशहूर केस। फिर भुट्टो साहब ने जो कुछ किया, अदलिया उसमें एक हद तक शामिल रही। कोई अच्छा दौर नहीं था। सांगड़ के एक जज को इस बात पर हथकड़ी लगाई गई और तमाम जजेस खामोश रहे, हद तक कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे तुफैल अली अब्दुर्रहमान ज़िया-उल-हक आते हैं तो उनको नज़रिए ज़रूरत के तहत, जिसके पायनियर मंसूर कादिर के बाद शरीफुद्दीन पीरज़ादा कहलाते हैं, उन्हें फिर 1 साल 2 साल आपने देखा पूरे 10 साल गुजार दिए। जनरल ज़िया-उल-हक की मौत के बाद एक अरसा आता है कि जब आप देखते हैं कि जिसे कहते हैं 90 की दहाई, कि उसमें भी क्या हुआ। उस वक्त बड़ा मशहूर वाक़या हुआ जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट ख़त्म की गई, जो जैसे नसीम हसन शाह ने कहा कि ये दुरुस्त फैसला है साफ़ खान का। शरीफ हुकूमत ख़त्म हुई तो कहा गया कि ये गलत फैसला था। वो सब मशहूर हुआ कि लाड़काना के लिए एक फ़ैसला, लाहौर के लिए दूसरा फैसला। दरअसल यहाँ से लिसानी बुनियाद पर, गो कि उस वक्त भी जो फैसला आया था भुट्टो साहब के दौर में 4-3 का था। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तीनों जजेस ने भुट्टो को कहा था कि उनको फांसी नहीं दी जाए या कोई कैद कर दिया है, लेकिन पंजाब और दीगर सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले कहा था कि इन्हें फांसी दी जाए। ज़िया-उल-हक के बाद आपने देखा कि फिर मुशर्रफ को भी वही मौका दिया गया। इन जजों ने 3 माह की जगह उन्हें भी 3 साल दिया गया और वही नज़रिए ज़रूरत काम आया।
अफसोसनाक खबर यह है कि इसमें जस्टिस दोरा पटेल जैसे पाए के जज ने भी जो है वो नजरिए ज़रूरत को दुरुस्त करार दिया था। जस्टिस दोरा पटेल के बाद जस्टिस अनवारुल हक ने उसको दुरुस्त करार दिया। बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब जो बाद में बड़ी तहरीक के हुए, उन्होंने भी दुरुस्त करार दिया। यकीनन एक लॉयर्स की तहरीक तो चलती रही, लेकिन अगर आप देखें माजी में कोई बड़ी तहरीक वकीलों की या बारों की नहीं चली जो 2007 में मुशर्रफ के खिलाफ चली। मैं तो समझता हूँ इसमें एक तासुब भी था। आज जो स्क्रीन या मीडिया है जो हम बातें कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल मुशर्रफ का है कि उन्होंने आज़ाद छोड़ा और उसके बाद विक्टिम हुए। फिर पहली बार ये जो अभी जो आप देख रहे हैं कि जस्टिस कायद फायदीसा ने जो केस सुना भुट्टो का, उसमें जस्टिस नसीम अदन शाह ने ये कहा था कि हम पर दबाव था, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जुडिशरी हो, बार एसोसिएशन बयानों की हद तक, बल्कि एक वक्त तो वो आया कि हमारे नवाज शरीफ के साथ ये लोग खड़े थे, यानी हमारी पूरी बार काउंसिलें, और ये वो नवाज शरीफ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। एक तवील अरसे बाद मैं जो आपको जिक्र कर रहा हूँ, वो जो मैं जहाँ से मैंने इब्तदा की कि इन 6 जजों ने ये ख़त लिखा कि पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी ISI उनको तवातुर से प्रेशर में रखे हुए है। पहला ख़त उन्होंने मई 2023 में लिखा, और अब आप देखिए तकरीबन 12 माह गुजर गए, और अब उस ख़त में उन्होंने जो, बहरहाल मैं क्रेडिट दूंगा अंग्रेजी अखबार डॉन को, उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो छापा। 2 एजेंसियाँ होती हैं आपको, बल्कि 3 मैं कह सकता हूँ, MI, ISI और IB और ISI बराह रास्त चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होती हैं, और MI और ISI के